तो दोस्तों, पॉलिटी की अभी तक की 2 वीडियो आ चुकी हैं। दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन दोनों वीडियो में से पहली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको जो पॉलिटी है उसके जो बेसिक वर्ड्स हैं जो हम आगे देखेंगे उनके बारे में बताया हुआ है, ताकि वो आपकी बेसिक समझ को बनाए। उसके बाद हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो दूसरी वीडियो है उसमें मैंने जो भारत का संविधान है उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका जो पहला चैप्टर है वो मैंने उसमें बताने की कोशिश करी है। तो उसमें मैंने कंपनी का शासन बताया है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको बताऊंगा ताज का शासन, यानी क्राउन का शासन कैसे यहाँ पे बनता है। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक बार दोबारा से कि बेसिक जो वहाँ से शुरुआत होती है, जो कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कैसे अपनी तैयारी भारत में एक व्यापार के रूप में तय करती है और राजनीतिक रूप में आगे बढ़ाती चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एक कंपनी है जो 1600, यानी कंपनी नहीं आई है 1600 में। 1600 में क्या आते हैं? ब्रिटिश व्यापारी आते हैं व्यापार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है कि यहाँ पे मसाला बहुत अच्छा मिलता है भारत में। तो भारत में मसाले को लेके ना, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा मसाले को लेके भारत बहुत फेमस था। कब? पुरानी समय की बात करें, अगर मैं 15वीं ईस्वी की बात कर रहा हूँ या 16वीं ईस्वी की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं 15th और 16th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी भारत किसके लिए? मसालों के लिए बहुत फेमस था। तो ब्रिटिश व्यापारी आते हैं मसाले के मामले में क्या करने? व्यापार करने के लिए। तो 1600 में आते हैं, लेकिन 1608 में होता है क्या? एक कंपनी स्थापित हो जाती है, यानी कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं? एक शेयर, एक जैसे कि कंपनी है, कंपनी क्या करती है? कंपनी में काफ़ी लोग अपने शेयर जोड़ते हैं। शेयर जोड़ के वो क्या करते हैं और उसको कहीं पर सेटअप कर देते हैं। तो ऐसी एक कंपनी इन्होंने सेटअप करी और उसमें सबके अलग अलग शेयर थे। तो कंपनी वो 1608 में एक कंपनी बन जाती है। अब 1608 में क्या बन गई? एक कंपनी बन गई। कंपनी बन तो जाती है, लेकिन कंपनी बनने के बाद में ना सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि कंपनी बन के भारत में आ गई, तो कंपनी को जो चलाने वाले व्यापारी तो नहीं होते, लेकिन उन्होंने कुछ एम्प्लॉय रखे हुए होते हैं। वो एम्प्लॉय क्या करते हैं? उसके साथ में, कंपनी के साथ में धोखा कर रहे होते हैं। धोखा कैसा करते हैं कि वहाँ से जो भी इनकम हो रही है उनकी, वो कंपनी को नहीं दे रहे, वो अपना सेल्फ बेनिफिट देख रहे हैं। और सेल्फ बेनिफिट देखने के साथ साथ में वो क्या करते हैं? अपने आप को तो अमीर बना रहे हैं, लेकिन कंपनी को गरीब बना रहे हैं। कंपनी क्या आ जाती है? कर्जे में आ जाती है। कंपनी कहती है ब्रिटिश सरकार से कि हमें चाहिए आपसे कुछ पैसा हमारी कंपनी को चलाने के लिए। तो ये समस्याएं पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम आते हैं 1773 में। इसी चीज को देखते हुए क्या होता है कि 1773 में ब्रिटिश जो सरकार है, यानी कि आप ध्यान रखें, कंपनी और सरकार दोनों के दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, कंपनी अलग है, सरकार अलग है। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है? एक एक्ट लेके आती है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, यानी कि रेगुलेटिंग मतलब चलाना, रेगुलेट करना, उसे संचालन का। तो वो एक एक्ट लेके आती है जिसमें जितने भी हरामखोर बैठे होते हैं उसमें, यानी जितने भी वो क्या कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उस कंपनी को जो काट रहे हैं, उस कंपनी को काटने वाले लोगों से बचाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। उसके बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट भी क्या है? ये भी एक्ट वही एक्ट है, बट इसमें सुधार और किए गए। यानी कि क्या कर रही है अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार है वो अपनी नींव को तेजी से बढ़ाती जा रही है। किसके प्रति? भारत में ब्रिटिश कंपनी के दबाव को कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है 1833 में चार्टर एक्ट, यानी शासन आदेश, यानी वहां से जो पास होता है आदेश और वो भारत में चालू हो जाता है। इनका काम भी क्या था कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना और अपने संचालन को बढ़ाना, यानी कि सरकार अपना क्या कर रही है? स्वामित्व बढ़ाती जा रही है। ऐसे 1853 में चार्टर एक्ट आता है। लेकिन आना तो अब जो चार्टर एक्ट आना होता है वो एक्शन में आना होता है 1873 में। जो 1873 में ना आने की जगह वो क्या आ जाता है? 1858 में ही आ जाता है, बट इसका नाम अलग कर दिया जाता है। 1858 में चार्टर एक्ट आने के पीछे कुछ कारण होते हैं, क्योंकि 1857 में एक बड़ा सा रिवोल्ट हो जाता है, सिपाही विद्रोह होता है। हमारे देश की सबसे बड़ी क्रांति 1857 की क्रांति कही जाती है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1858 का जो एक्ट आता है, इससे पहले हम समझ लेते हैं 1857 की क्रांति को। 1857 की जो क्रांति होती है, मंगल पांडे जो क्रांति हम कहें कि एक सिपाही रिवोल्ट होता है, उस रिवोल्ट से सारी की सारी चीज़ें बदल जाती हैं। यानी कि अब भारत के लोग जगना शुरू हो चुके हैं पूर्ण रूप से। यानी कि इस क्रांति ने लोगों को और क्या करा? अवेयर करा कि अब हमें भी स्वतंत्र हो जाना चाहिए। यहाँ से एक स्वतंत्रता की एक बड़ी नींव रख दी जाती है, जो कि 1947 तक क्या करती है? लड़ती है। और तब स्वतंत्रता मिलने के बाद में हमें एक स्वतंत्र जीवन मिल जाता है। उससे पहले हम कौन सा जीवन जी रहे होते हैं? किसी के अधीन, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन हम जीवन को जी रहे होते हैं।
तो हम देखते हैं 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसमें होता है क्या, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट इसे कहा गया। महारानी विक्टोरिया के हाथ में सीधा शासन, यानी कि अगर मैं बात करूं 1858 से पहले जो शासन था, यानी पॉलिटिकल जो पावर थी वो किसके पास में थी, वो पॉलिटिकल पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। यानी कि उसने दोनों तरीके से अपने आप को घेर रखा था। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकली और व्यापारिक रूप से अगर मैं बात करूं तो भी ट्रेड के मामले में और पॉलिटिकली मामले में और आर्म फोर्सेस के मामले में किसके पास पावर ज़्यादा थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पावर ज़्यादा थी। तो होता क्या है कि गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि पावर किसके पास में आ गई, क्राउन के पास में आ गई। तो क्राउन ने कहा कि भाई मैं अपना प्रतिनिधि भेजूंगी। तो क्राउन ने क्या करा, विक्टोरिया ने क्या करा, अपना प्रतिनिधि भेजती है जो ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट प्रतिनिधि या प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय होते हैं। आगे आप देखिए, बीओसी एंड सीओडी दोनों अबॉलिश कर दिए गए। बीओसी और सीओडी आप समझ लें क्या होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें या मैं नियंत्रक मंडल की बात करता हूं, तो नियंत्रक मंडल जो बनाया गया था किसको कंट्रोल करने के लिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ मामलों को कंट्रोल करने के लिए, या मैं कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को, नियंत्रण को पाने के लिए इन्होंने क्या करा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रण करने का जो नियम था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा था, इसको अबॉलिश कर दिया गया। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही हैं जो ब्रिटिश के जो ट्रेडर्स थे जो यहाँ पे व्यापार करने आए थे उन्होंने बनाया था। तो आगे हम देखते हैं इनको अबॉलिश कर दिया गया। राज्य सचिव का जो पद था उसका सृजन किया गया, यानी कि अब एक नया पद बन जाता है राज्य सचिव पद, यानी स्टेट सेक्रेटरी का जो पद है वो यहाँ पे बनता है। अब ध्यान रखेंगे 1858 का जो एक्ट है इसमें राज्य सचिव का पद का सृजन किया जाता है। अब उसको जब पद जो सृजन किया जाता है वो मेनली किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, यानी कि वो क्या रखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, प्रशासनिक जो कमांड होती है वो अपने पास में रख लेता है। मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ये कौन होगा, अगर राज्य सचिव स्टेट सेक्रेटरी हैं वो कहाँ का मेंबर होगा, मेंबर ऑफ कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे एंड एंसवरेबल होगा फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि इसको जो उत्तरदायी होगा किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगा। इसके लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल यानी कि एक परिषद का गठन किया जाएगा, किसके लिए, स्टेट सेक्रेटरी के लिए। प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, इनका जो मुख्य काम था, जिन्होंने कहा कि भाई हम 1858 में जो हम आपके यहाँ पे एक्ट लेके आ रहे हैं इसका काम है भारत की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें सुधार लाना। होता क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में शासन का आना। अब यहाँ पे क्या होता, पूरे को पूरा शासन किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, तो भारत परिषद अधिनियम 1861, तो इसको हम देख लेते हैं क्या था। विधान परिषद में भारतीयों को जोड़ना, यानी कि अगर मैं बात करूं 1861 में, यानी 1800, इससे पहले आपको ध्यान होगा मैंने बताया कि 1857 में एक रिवोल्ट होता है, सिपाही रिवोल्ट होता है, और वो रिवोल्ट बड़ा महान रिवोल्ट होता है और इसमें देश की लोगों की विचारधारा को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब इनकी विचारधारा में भी बदलाव हो जाता है, किसकी, ब्रिटिश लोगों की। ये सोचते हैं कि अब हमें भारत के लोगों को, इनको गवर्नमेंट के अंदर में क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। तो अब ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसी हिसाब से जो इन्वॉल्व करते हैं, तो इन्होंने शुरुआत में 3 लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया। वो कौन थे, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और संत दिनकर राव को इन्होंने क्या करा, मनोनीत किया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो नॉन गवर्नमेंट मेंबर है ये क्या है, सरकारी मेंबर नहीं है, गवर्नमेंट के मेंबर नहीं है, नॉन गवर्नमेंट मेंबर इन्होंने क्या किया, मनोनीत किए। अब इसी को अगर आप देख के चलो तो आज हमारे भारत में राष्ट्रपति किसको मनोनीत करता है, 2 लोगों को मनोनीत करता है ना। तो वही जो पद हैं अगर मैं देख के चलूं एंग्लो इंडियन वाले, एक तरीके से यहाँ पे भारत के मनोनीत किए जा रहे हैं। तो उसको आप रिलेट करके रखें यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में अच्छी आने लग जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मद्रास और बंबई को पुनः विधायी राज शक्तियां दी गई। मद्रास और बंबई के पास में दोबारा से विधायी शक्तियों का मतलब क्या है कि पहले इनके पास में क्या थी कि विधायी शक्तियां, नियम बनाने की शक्तियां थी, वो इन्होंने छीन ली गई थी। अब इनको दोबारा से वो शक्तियां प्रदान की गई थी। अब इसमें आप समझेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण और सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का मतलब यहाँ पे क्या है, पावर। मैं आपसे कहूंगा पावर का विकेंद्रीकरण और पावर का, शक्ति का विकेंद्रीकरण और सत्ता का केंद्रीकरण। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे, शक्ति का विकेंद्रीकरण और शक्ति का
केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण का मतलब क्या रखें कि पहले क्या थी, पावर क्या कर रही थी, पावर ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में लेती जा रही थी, लेकिन अब क्या कर रही है, पावर क्या कर रही है, प्रांतों में भी पावर दे दी जा रही है ताकि वो भी अपने लिए नियम बना सकें। तो प्रांतों को नियम बनाने की क्या होगी, शक्ति मिल गई। 1937 तक आते आते प्रांतों को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता का अर्थ क्या समझेंगे कि इनको पूरा फ्रीडम मिल गया कि अब ये अपने आप से कोई सा भी नियम वहां के लिए जो उचित होगा वो बना सकते हैं। होता क्या फिर आप देखें, बंगाल में 1862 में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अंदर 1866 में और पंजाब में 1857 में विधान परिषद का गठन किया गया। यानी यहाँ पे भी क्या हो जाती है, विधान परिषद बनने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायसराय को नियम एवं आदेश बनाने की शक्ति बढ़ा दी गई। यानी कि अगर मैं वायसराय की बात करूं तो वायसराय के पास में अब ये पावर हो गई कि अब वो नियम, कोई भी नियम बनाना चाहिए या कोई भी आदेश जारी करना चाहेगा तो वो उसका आदेश सुप्रीम होगा, यानी कि इसके पास पावर बहुत ज्यादा हाई होगी। तो 1859 में क्या होता है, 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। यानी कि 1859 में इन्होंने क्या करा, एक प्रणाली बनाई। यानी कि अगर मैं पोर्टफोलियो प्रणाली की बात करूं, पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब आप समझें मिनिस्ट्रियल सिस्टम होता है। मिनिस्ट्रियल सिस्टम से आप समझेंगे जो हमारे देश में आजकल चल रहा है कि एक विभाग इस मिनिस्ट्री के पास में, ये विभाग ये मिनिस्ट्री है, इस विभाग में ये मिनिस्ट्री है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जल मंत्रालय है तो जल मंत्रालय है किसके पास में, वाटर मिनिस्ट्री कहलाई हमारी, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी अलग है, होम मिनिस्ट्री अलग है। तो ये जो मिनिस्ट्रियल जो सिस्टम है इसका जो अगर आप फंडा देख के चलेंगे, वो फंडा कहां से मिल जाता है हमें, कहां से मिल जाता है, 1859 से मिल जाता है। पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता प्राप्त की। इसके अंतर्गत वायसराय परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभाग का अधिकारी हो सकता था। यानी कि अगर मैं बात करूं, जो वायसराय की जो परिषद होगी उस परिषद में जितने भी मेंबर होंगे उन मेंबरों के पास में ये अधिकार होगा कि वो एक से ज्यादा अधिक सरकारी विभाग का अधिकारी बन सकता है। जैसे कि अगर हम आप देख के चलें कि कुछ समय पहले की बात है, अरुण जेटली सर की क्या होती है, तबीयत खराब होती है, तो पीयूष गोयल फाइनेंस मिनिस्ट्री के पद का ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं उनको क्या मिल जाती है, फाइनेंस की मिनिस्ट्री का विभाग भी उनको मिल जाता है। यानी कि वो दोनों मिनिस्ट्री संभाल रहे होते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री भी संभाल रहे होते हैं और साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाल रहे होते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। वायसराय बिना काउंसिल की राय के इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता था। यानी कि वायसराय के पास में एक अधिकार था कि उसके पास में इतने सुप्रीम अधिकार आ गए कि उसे काउंसिल से पूछने, यानी परिषद से, अपनी परिषद से ये पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री को अपने परिषद से, या अगर मैं बात करूं अपनी कैबिनेट से, ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं भाई इमरजेंसी प्रोक्लेम कर रहा हूं, ठीक है। तो वही सेम वायसराय क्या कर सकता था कि इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता था बिना किसी परिषद को इन्फॉर्म किए या परिषद से अनुमति लिए बगैर। आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो हम आगे आते हैं, देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स इंक्रीज। यानी कि अगर मैं बात करूं कि गैर सरकारी जो मेंबर थे जो विधायी परिषद में हमें मिल रहे थे, वो पहले 3 थे, अब उनकी संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी गई, ठीक है। अब मैं बात करूं बजट पर बहस करने का अधिकार इनको मिल गया। यानी कि अब ये क्या करते थे, बजट पर बहस कर सकते थे लेकिन अपना संकल्प नहीं रख सकते थे, ठीक है। लेकिन बट बहस कर सकते थे कि हाँ भाई ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस बहस कर सकते थे। लेकिन केंद्रीय और विधान परिषद में नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स के लिए सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव किया जाने लगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग मिलकर क्या करने लगे, चुनने लगे कि हाँ भाई ये मेंबर हमारे लिए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के लिए ठीक है। तो वहां पे चुनने का तरीका क्या हो गया, चुनना तो शुरू कर दिया, लेकिन चुनाव शब्द का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया। कि इसमें 1892 के अगर आप एक्ट में देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि चुनाव वर्ड है यहाँ पे। तो चुनाव शब्द का जो जिक्र है वो एक्ट में नहीं था। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909। 1909 में आप ध्यान रखेंगे इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे मॉर्लो है जो एसएस है, एसएस का मतलब स्टेट सेक्रेटरी है, और मैं मिंटो की बात करता हूँ, ये क्या है, हमारे वायसराय हैं। तो आप ध्यान रखेंगे मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में। इसमें होता क्या है कि केंद्रीय विधान परिषद में जो संख्या थी उसमें वृद्धि कर दी जाती है, 16 से 60 कर दी गई। यानी कि पहले क्या था, केंद्रीय विधान परिषद में जो संख्या थी वो कितनी थी, वो 16 थी, अब वो बढ़कर 16 से 60 हो गई है। किसमें, अगर आप ध्यान रखें 1909 के अधिनियम में, ठीक है। तो आगे हम देखते, प्रांतों में समान नहीं थी। प्रांतों में समान ना होने के पीछे कारण था कि प्रांतों की जनसंख्या अलग थी और वहां का व्यवहार भी अलग था। मतलब कहने का मतलब वहां का जो तौर तरीका हम कह सकते हैं कि वहां की जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम हो सकता है वो थोड़ा सा अलग हो। पार्लियामेंट वहां पे नहीं थी उस समय, लेकिन वहां पे जो भी विधान परिषद थी तो विधान परिषद का सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है। तो वहां पे मेंबर कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, उनके अनुसार हो सकता था। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत
लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत को अनुमति मिल गई। यानी कि केंद्र में हमेशा यही रहेगा कि जो विधान परिषद होगी उसमें सरकारी जो मेंबर होंगे, सरकारी मेंबर का मतलब ध्यान रखेंगे आपके जो ब्रिटिश सरकार के जो डायरेक्ट मेंबर हैं, मैं बात करूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं वो मेंबर क्या होंगे, वो सरकारी मेंबर होंगे। और उनकी मेजोरिटी केंद्र में ज्यादा होगी, केंद्र में ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रांतों की बात करूं तो प्रांतों में गैर सरकारी मेंबर का मतलब आप समझ लें कि वो मेंबर जो क्या है, जो भारतीय लोग ज्यादा हैं, उनकी क्या हो सकती थी, उनकी संख्या ज्यादा हो सकती थी। कहां पे? प्रांतीय विधान परिषद में। आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। दोनों विधान परिषद में चर्चा का दायरा बढ़ाया, यानी दोनों विधान परिषद में क्या करा, चर्चा का दायरा बढ़ा दिया, वहां पे चर्चा खुल के होने लगी। बजट पर संकल्प, यानी कि आप ये क्या कर सकते थे, संकल्प का मतलब क्या है कि अपना एक मत रख सकते थे कि भाई ये चीज इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट है और इसमें ये चीज करनी चाहिए, तो ठीक है, संकल्प अपना रख सकते थे। अनुपूरक प्रश्न का पूछना, अनुपूरक प्रश्न आप समझ लें कि ऐसे प्रश्न जो मेंशन तो नहीं है लेकिन उनको कभी भी क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो अनुपूरक प्रश्नों को पूछना था। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि 1909 का जो एक्ट था, इस एक्ट में ये सबसे बड़ी गलत चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो यही मिलेगी कि इन्होंने सांप्रदायिक रूप से ना प्रतिनिधित्व को चुनना शुरू कर दिया। अब सांप्रदायिक रूप से कोई प्रतिनिधित्व चुना जाएगा तो क्या होगा, सांप्रदायिक दायरा बढ़ेगा, कहने मतलब गैप बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके बीच में क्या होगा, गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने ये मॉर्लेमेंटो सुधार, अगर आप देख के चलें तो ये सबसे घटिया सुधार कहा जाता है इसको, ठीक है। इनमें कोई सुधार मुझे तो नहीं लगता, लेकिन इसमें ये भ्रष्ट तो मुझे बहुत तरीके से लग रहा है कि इन्होंने तोड़ने का भारत को बहुत बड़ा एक अच्छा मैप तैयार कर लिया। तो इन्होंने क्या करा, सांप्रदायिक रूप से क्या करा, इन्होंने प्रतिनिधित्व चुनने का शुरुआत कर दी। और इन्होंने क्या कि जो मुस्लिम जो नेता चुन के आएगा, जो प्रतिनिधि चुन के आएगा, वो मुस्लिम लोगों के वोट के द्वारा ही चुन के आएगा, ये इन्होंने कहा था। आप ध्यान रखेंगे सांप्रदायिक जो निर्वाचन था उसमें वैधानिकता, यानी इन्होंने क्या कर दी, इसको लीगल कर दिया, वैधानिकता दे दी इसको। और दूसरा, इसको लॉर्ड मिंटो जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो जनक भी कहा जाता है। आई थिंक आपको यहां तक ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी इश्यू कहीं पे नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। तो आप ध्यान रखेंगे मॉन्टेग क्या है, एसएस है, एसएस का मतलब स्टेट सेक्रेटरी, भारत के स्टेट सेक्रेटरी का मतलब राज्य सचिव है, और चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय हैं। तो हम देखते हैं 20 अगस्त 1917 में घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार क्रमिक और उत्तरदायी सरकार बनाना चाहती है, यानी कि वो चाहते हैं कि क्रमिक का मतलब है ग्रेजुअली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करे, और ऐसी सरकार बनाना चाहती है। हमें दिखाना चाहते थे कि हम भाई बहुत अच्छी सरकार तुम्हारे लिए जो एक्ट लेके आ रहे हैं यहाँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। केंद्रीय और प्रांतीय सूची का कॉन्सेप्ट, अगर आपको यहाँ पे देखने का, अगर आज हमारे पास में जो सूचियां बनी हुई हैं उन सूची को जो हम देखते हैं कि भाई केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो तीन ही सूची की बात हम करते हैं, तो उन तीनों सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कहाँ से मिल जाता है, 1919 के एक्ट में मिल जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय सूची का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से शुरू हो गया। सूची के आधार पर नियम बनाने का अधिकार इन्हें दे दिया गया, यानी कि केंद्र ने क्या करा, इन्होंने क्या करा, केंद्रीय विधान परिषद है उसके पास में सूची मिल गई, उसने एक सूची बना दी कि भाई केंद्र के पास में ये मामले हैं और उन मामलों में वो क्या बनेगी, नियम बना सकती है, और उसमें प्रांत नियम नहीं बनाएंगे। और प्रांत के पास में एक अलग से सूची पहुंचा दी, एक लिस्ट बना के दे दी कि भाई ये नियम है, इनके पास में तुम आराम से कानून बना सकते हो। मैं कहूँ शिक्षा को लेके कोई एक नया कानून बनाना है तो वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म्स को लेके कुछ अलग करना है तो क्या करता है, स्टेट अपनी तरफ से कुछ कर सकता है। केंद्र चाहे तो आर्म फोर्सेस के लिए कुछ अलग से बनाना चाहे तो कर सकता है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, आपको यही चीजें देखने को मिल रही है कि एक नया कॉन्सेप्ट रेडी हो जाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रांतीय विषय पर। अगर हम कहें तो प्रांतीय विषय अगर हम कहें हस्तांतरित, यानी हस्तांतरित का मतलब होता था कि गवर्नर प्लस मिनिस्ट्री, अगर वहां पे कोई भी चीज अगर चेंज करना है या फिर कुछ बनाना है तो वहां पे क्या होगा, गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी प्लस मिनिस्ट्री, वहां के जो मंत्रालय होंगे, जो मिनिस्ट्री सिस्टम होगा, वो दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर हम इसी को बात करें तो अगर हम इसी को देख के चलें तो हम आज के समय में जो देख के चलते हैं वो स्टेट को देख के चलते हैं। स्टेट में क्या होता है, गवर्नर क्या करता है, गवर्नर जब साइन कर देता है
किसी भी चीज़ पे अगर मिनिस्ट्री अगर कोई पारित कर देती है तो उस पर गवर्नर के साइन नहीं होते, तब तक वो मतलब बिल है वो एक्ट नहीं बनता। तो यहाँ तक आप समझ में आ रही होगी। और आरक्षित जगह अगर मैं कहूँ तो स्टेट है, या अगर मैं स्टेट यूटीज की बात करूँ तो उसको देख के चलो, वहाँ पे गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव ऐसे काम हो रहा है। वहाँ की एग्जीक्यूटिव है और गवर्नर वहाँ पे रूल कर रहा है। तो वहाँ पे जो भी कुछ नियम अगर कुछ बन रहे हैं तो उनमें क्या होगा, गवर्नर और वहाँ की एग्जीक्यूटिव मिलकर आराम से चेंजेस कर सकती है। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई। अब हम देखें तो 1919 का जो एक्ट है चैम्सफोर्ड, अगर हम बात करें मॉन्टेक चैम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, भारतीय विधान परिषद की एक शुरुआत हो जाती है। अगर मैं बात करूं द्विसदनीय प्रणाली की जो शुरुआत हो जाती है वो देख के चलेंगे हम कैसे हो जाती है। डायरेक्ट निर्वाचन शुरू हो जाता है। इसमें भारतीय विधान परिषद में राज्यसभा लोकसभा इनका गठन शुरू हो गया। यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों सदनों में के बहुसंख्यक सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू आने लगे। यानी कि अब यहाँ पे हम बात करें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मेंबर होंगे, उनका जो ज्यादातर मेंबर होंगे उसके अंदर में मैं कहूँगी अगर 60 मेंबर है, 60 में से 40 मेंबर है, 40 मेंबरों को क्या करने लगे, वो वोटिंग के थ्रू लाने लगे। और वोटिंग करने का अधिकार आप ध्यान रखेंगे किन लोगों को, जिनके पास में संपत्ति ज्यादा अच्छी होती थी, जो अच्छा टैक्स देते थे, ठीक है, या फिर जिसके पास में अच्छी शिक्षा होती थी। अगर इनके पास में ये चीजें हैं तो ये क्या कर सकते थे, वोट डाल सकते थे, यानी मताधिकार का इनके पास अधिकार था। ठीक है, तो यही चीज ये लाइन ही मैंने बता रखा है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन, आप ध्यान रखेंगे जो लंदन में भारत के जो उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन का जो पद है वो क्या किया, उसका कार्यालय का सृजन किया गया। सृजन का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना या बनाना, वहां पे बनाया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आप ध्यान रखेंगे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, लेकिन ये केंद्र के बेस पे नहीं था। ठीक है, केंद्र के बेस पे जो आता है वो 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आई थिंक आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आ रही। मैंने इनको आपको आसान शब्दों में लिखने की और समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको ये चीजें क्या हो इजिली समझ में आ जाए, और आप जब भी कभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें आपके दिमाग में आसानी से रह जाएं। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में और कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।